हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। और हमने देखा था कि जब आपस में रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो आपके क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। रिएक्शंस कैसे होती है, रिएक्शन की बैलेंस भी हमने हल्की फुल्की देखी, ठीक है। बाकी आप आगे सीखोगे 11th में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके अलावा हमने बात की थी अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। डिफरेंट टाइप की आपकी रिएक्शन होती है, कोई कॉम्बिनेशन से बनती है, कोई डीकम्पोजिशन होता है किसी का, ठीक है। किसी में डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी में डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको रिएक्शन वगैरह याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही रखनी है उनको याद। हाँ, पहचानना आना चाहिए कि हाँ भाई ये किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है या आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो भी आपका रिएक्शन का टाइप हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी अबाउट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने बात की। दोनों किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है तो उसे हम उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। या फिर कंबाइंड फॉर्म में इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एसिड और बेस के बारे में। किसके बारे में? एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एसिड बेस रिएक्शंस या फिर एसिड बेस रिएक्शंस। अगर हम बात करें एसिड बेस रिएक्शन की तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस देखते हैं एसिड्स और बेस की, कि एसिड और बेस कैसे कैसे अलग अलग कंपाउंड के साथ किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड और बेस की रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। तो हम देखेंगे एसिड बेस रिएक्शन विथ मेटल्स, कि मेटल्स के साथ कैसे आपकी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने लिया, मान लो एसिड अगर हम लेते हैं और हमने लिया जिंक, ठीक है। जिंक की रिएक्शन हमने कराई एसिड, जिंक आपका मेटल, एसिड HCl एसिड है, उसके साथ हमने रिएक्शन कराई। हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज ZnCl2 प्लस H2 गैस। गैस के लिए हम अपर एरो वाला साइन भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिंक मेटल है, उसकी रिएक्शन जब एसिड से करवाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि H2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। जब भी आप एसिड या बेस की रिएक्शन कराते हो, किसके साथ? मेटल के साथ, ठीक है। तो आपके जनरली कौन सी गैस रिलीज होती है? H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। आप जिंक की ही रिएक्शन आप करवा दीजिए NaOH के साथ, बेस है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आप इसको चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ट्वाइस लिख दो, ठीक है। जिंक की हम रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास बनता है ZnNa2O2, ठीक है। Na इसको हम बैलेंस करेंगे इस तरीके से, ZnNa2O2, साथ में बन जाएगा आपके पास H2O, ठीक है। क्लियर है? आपके पास ZnNa2O2, या फिर इसको और सही तरीके से अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं Na2ZnO2, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, सॉरी H2 नहीं, H2 गैस ही बनती है, इसमें भी रिलीज होती है आपकी कौन सी, H2 गैस। दोनों केस में हम वाटर नहीं फॉर्म होगा, H2 गैस बनती है। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। इसको हम क्या बोलते हैं? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एसिड बेस रिएक्शन करते हैं विथ मेटल के साथ, जनरली दे प्रोड्यूस H2 गैस, ठीक है। तो कौन सी गैस रिएक्शन रिलीज करते हैं? आपकी H2 गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन एसिड की, रिएक्शन ऑफ, आप कार्बोनेट ले लीजिए या फिर बाइकार्बोनेट ले लीजिए, उन दोनों की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, आपके एसिड्स के साथ, ठीक है। तो आप मेटल कार्बोनेट ले लीजिए या फिर मेटल बाइकार्बोनेट ले लीजिए। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स, और मेटल बाइकार्बोनेट को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड्स, एसिड्स के साथ अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मेटल कार्बोनेट, जैसे हमने लिया Na2CO3, ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, एसिड के साथ, हमने ले लिया आपका मान लीजिए HCl, ठीक है। तो HCl और Na2CO3 की जब रिएक्शन होती है तो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक तो H2CO3 और साथ में बनता है आपके पास NaCl। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्वाइस और यहाँ पे ट्वाइस लिख देंगे। H2CO3 ना लिख के हम इसको अगर इस तरीके से लिखे हैं, ट्वाइस NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, फॉर्म होता है। जब भी आप मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो एक तो NaCl फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है और CO2 गैस फ्री होती है, ठीक है। सेम टू सेम रिएक्शन आप करवाइए किसके साथ, आप चाहो तो रिएक्शन तो बैलेंस है आपकी, ठीक है ना। आप मेटल बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो HCl की, ये बाइकार्बोनेट है, ठीक है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोल सकते हो। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो दोनों केस में आपका बनना क्या है, NaCl वाटर और CO2 गैस ही बनना है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाई जाए, क्या बनेगा, एसिड के साथ NaCl वाटर और CO2 गैस बनेगी, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम बाकी की आगे की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। थर्ड रिएक्शन क्या है आपकी, when acid and base react with each other, आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। देखिए अभी हमको केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, मैं हर बार ही आपको बोलता हूँ हम क्या ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। इन रिएक्शंस को आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। रिएक्शन को केवल देखना और समझना आना चाहिए कि अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। एक दो बार आप देखोगे तो अपने आप आपको याद हो ही जाएगी, ठीक है। बैठ के रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है। चलिए हम सबको पता है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, एक तो सोल्ट बनता है और एक क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास फॉर्म होता है एक तो सोल्ट और एक फॉर्म होता है वाटर, दैट इज H2O, सिंपल है, ठीक है। जैसे आप एसिड ले लीजिए HCl ले लिया हमने और बेस ले लिया NaOH, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, आपस में रिएक्शन कराई, एक तो बनेगा सोल्ट दैट इज NaCl और साथ में बनेगा आपके पास वाटर, क्लियर है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है इनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। एसिड और बेस आपस में मिलके क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है। दीज रिएक्शंस
आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस आपस में मिलके क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, इसलिए होता है ना कभी कभी हमारे स्टमक में कभी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो हम क्या लेते हैं, इनो। ठीक है, तो इनो क्या काम करता है, बेस का काम करता है, एसिड और बेस आपस में मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ये प्रोसेस होता है सिंपली। ठीक है ना, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, फोर्थ जो आपकी रिएक्शन है वो हम देखते हैं, दैट इज मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ metal oxides with acids। ठीक है, हम रिएक्शन कराने किसकी, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप करवाते हो एसिड के साथ, एसिड के साथ, ठीक है, तो आपके पास बनता है एक तो सोल्ट और साथ में बनता है वाटर, दैट इज H2। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, जैसे हमने मेटल ले ली कॉपर, और कॉपर का ऑक्साइड है CuO। ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन कराई किसी भी एसिड देते HCl के साथ, हमने मान लो रिएक्शन करवाई। ठीक है, तो देखिए आपके पास कंपाउंड बनेगा दैट इज CuCl2 और साथ में बनेगा H2O वाटर। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि मेटल ऑक्साइड और एसिड जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सोल्ट और वाटर। और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तब भी क्या बनता है, सोल्ट और वाटर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेटल ऑक्साइड है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, वो एज ए बेस की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है, सोल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो एसिड के साथ सोल्ट और वाटर कौन बनाता है, जो बेस होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, नोट करके आप लिख सकते हो कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये चीज़ आपके आगे भी काम में आएगी। ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। क्लियर है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं नॉन मेटल के साथ। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं बेस की तो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने फिफ्थ टाइप की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में। ठीक है, तो फिफ्थ टाइप की रिएक्शन है आपकी, दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स विथ बेसिस। हम नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, बेस के साथ। ठीक है ना, चलिए तो देखिए CO2 की हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, बेस लिया हमने CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। हमने रिएक्शन कराई, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा और CaCO3 प्लस H2। तो अगर हम नॉन मेटल, हमने यहाँ पे भी लिखा था, नहीं लिखा, चलिए नॉन मेटल ऑक्साइड की अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, बेस के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, एक तो सोल्ट बनता है और एक बनता है वाटर। ठीक है, देखिए
नॉन मेटल ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, अब ये हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कि कौन से मेटल ऑक्साइड होते हैं, कौन से नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप आगे सीख जाओगे कि कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं। जनरली आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। और उसके अलावा जो डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। जबकि नॉन मेटल्स की कैटेगरी में कौन आते हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं आपके जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो जनरली किस में आते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो वो आप आगे सीख ही जाओगे, आगे हम 11th में इसको फिर से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी तो आप सिंपल ध्यान रखिए कि हाँ, नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, सिंपली इतना ही आपको ध्यान रखना है। और कुछ आगे सोचना नहीं कि नॉन मेटल कैसे आया ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसे आया, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो नॉन मेटल ऑक्साइड की, क्योंकि कार्बन देखिए, कार्बन कौन से ब्लॉक में आता है, आपके पी ब्लॉक में आता है। लास्ट में मैंने जो एग्जांपल लिया था मेटल ऑक्साइड के लिए CuO, उसमें कॉपर जो होता है वो कौन से ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है, तो वो मेटल का ऑक्साइड हुआ, ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या होता है, मेटल होता है। जो कार्बन है आपका वो क्या है, नॉन मेटल है, तो ये CO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ऑक्साइड मतलब जो ऑक्सीजन के साथ बना हुआ एक कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बना हुआ एक कंपाउंड है CO2, तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन हो सकता है, सल्फर के साथ हो सकता है, अगर ऑक्सीजन के साथ बने हुए तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो नॉन मेटल ऑक्साइड की जब रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ तो क्या बनता है आपके पास, सोल्ट और वाटर। अब इस रिएक्शन को हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, इसमें भी ऐसा ही है, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है, इसमें भी सोल्ट और वाटर बन रहा है और बेस रिएक्शन है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा आपका एसिड, क्या होगा, एसिड। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नोट करके आप लिख सकते हो यहाँ पर भी, क्या लिख सकते हो कि नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, और मेटल वाले कैसे होंगे, मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक होंगे। बस ये 2-3 लाइनें हैं जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी, ठीक है, जो हमारे आगे भी काम में आएगी, क्लियर है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम अपनी एक और रिएक्शन देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि जब एसिड और बेस को हम पानी के साथ मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, ठीक है। चलिए 6 टाइप की हम रिएक्शन देख लेते हैं। सिक्स टाइप की है ये, एसिड्स एंड बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। मतलब अगर हम वाटर के अंदर पानी में एसिड को डालें तो क्या होगा, और बेस को डालें तो क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हमें बात करनी। अब देखिए, तो अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराएं, ठीक है ना, रिएक्शन मतलब वाटर के साथ सोल्यूबल का सॉल्यूशन बनाए तो क्या होगा, देखिए HCl एसिड है, इसकी हमने मिक्स किया किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो देखिए वाटर के साथ रिएक्शन होने पर बनता क्या है आपके पास, एक तो बनेगा H3O प्लस आयन और साथ में बनता है Cl माइनस आयन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, क्लियर है, क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। यहाँ से H प्लस रिलीज होता है और ये H प्लस वाटर के साथ मिक्स होता है, कंबाइन होता है, रिएक्शन करता है और H3O प्लस बनाता है। और यहाँ से जैसे H प्लस बाहर निकलेगा यहाँ पे Cl माइनस आयन की फॉर्म में, एनायन की फॉर्म में बाहर रहेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और H प्लस एक्वस, किस तरीके से लिख सकते हैं, H प्लस एक्वस। एक्वस का मीनिंग है
कि H प्लस किसके साथ है, वाटर के साथ एसोसिएट है, तो वो क्या होगा, H3O प्लस ही होगा। तो आपको ये मिले या ये मिले, दोनों आपके सेम ही है, ठीक है ना। ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे HCl वाटर, एरो के ऊपर लिख दिया आपके वाटर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये आपका एक तो आपको H प्लस एक्वस मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, Cl माइनस आयन मिलेगा। तो यही है, आपको H प्लस मिलेगा और एक क्या मिलेगा, Cl माइनस आयन मिलेगा, ठीक है। या तो H3O प्लस लिखो या H प्लस लिखो, दोनों एक ही है। और जो H प्लस होता है वो वाटर के केस में H2O के साथ कंबाइन होके H3O प्लस की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसलिए उसे हम H प्लस एक्वस भी लिख देते हैं या फिर H3O प्लस भी फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों आपका सेम ही होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें, ठीक है, तो बात ये है कि जो एसिड्स होते हैं, हम एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे करते हैं, जो एसिड्स होते हैं जनरली वो वाटर के साथ क्या देते हैं, हमें H प्लस रिलीज करते हैं। ये एसिड्स की पहचान होती है, आप लोगों को पता होगा। एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयंस विथ वाटर, ठीक है। या फिर पानी के साथ एसिड्स क्या देते हैं, H प्लस डोनेट करते हैं, ठीक है। तो एसिड की पहचान ही H प्लस से होती है। जो एसिड जितना ज़्यादा H प्लस डोनेट कर सकता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, द कंपाउंड या मॉलिक्यूल विच प्रोड्यूस more H plus will be more acidic in nature, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा H प्लस प्रोड्यूस करता रहेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, नेचर में एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसी में मैं रिएक्शन कराऊँ आपकी H2SO4 की वाटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका 2 H प्लस डोनेट करेगा, कितने, 2 H प्लस वाटर के साथ, और साथ में बनेगा सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयन। तो HCl तो एक ही H प्लस डोनेट करता है और H2SO4 2 H प्लस डोनेट करता है, तो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो जितना ज़्यादा H प्लस डोनेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और जनरली एसिड्स वही होते हैं जो H प्लस डोनेट करते हैं या H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस की अगर हम रिएक्शन कराएं, जैसे हमने लिया NaOH, ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन कराई वही आपका वाटर के साथ, तो क्या होता है, Na प्लस बनता है केटाइन, और साथ में आपके पास क्या बनता है, OH माइनस, दैट इज एनायन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो बेस की क्या पहचान होती है, कि बेस की ये पहचान होती है कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बेस के लिए लिखें, जैसे ये आपका बेस है, एक और हमने बेस लिया KOH ले लिया, ये आपको K प्लस देगा, साथ में देगा OH माइनस, या आपने MgOH होल ट्वाइस ले लिया, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें Mg+2 देगा, साथ में 2 OH माइनस देगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये सब क्या है, आपके बेसेस हैं। और बेसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपका OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन, और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बेसेस प्रोड्यूस OH माइनस आयन, क्लियर है। द कंपाउंड विच प्रोड्यूस मोर H प्लस विल बी मोर एसिडिक नेचर। सेम उसी तरह से आपका बेस के लिए भी हो जाएगा, जितना OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही वो नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकता है आपको पहले से पता हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है ना, एसिड और बेस के बारे में थी ये प्रॉपर्टी, क्लियर है। तो एसिड्स H+ देते हैं और बेसिस क्या देते हैं आपका OH- आयन देते हैं, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके एसिड और बेस के बारे में, नेक्स्ट हम देखते हैं इनका एसिड और बेस की का एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे, पीएच स्केल, क्लियर है। तो पीएच स्केल बनाया गया है आपका जिससे हम किसी भी एलिमेंट के लिए किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पीएच का मीनिंग क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, पीएच होता है माइनस लोग H+, हो सकता है ये आपको पता हो सकता है नहीं पता हो, कोई दिक्कत नहीं। पीएच ये स्केल बनाया गया है H+ की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है पीएच की वैल्यू उतनी ही क्या होती है, कम होती है, ठीक है। मतलब जो जितना H+ आयन देगा और कौन देते हैं, एसिड देते हैं, उनके लिए पीएच की वैल्यू उतनी ही क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है, उल्टा रिलेशन होता है क्योंकि आपका माइनस साइन आगे होता है, ठीक है। तो पीएच बेसिकली क्या होता है, एक नंबर होता है, ठीक है, जो हमें एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में बताता है, ठीक है ना। इट इज सिंपली ए नंबर, इट इज सिंपली ए नंबर which tells us about the acidic or basic nature of a compound or molecule whatever, ठीक है। इसका स्केल कैसा होता है, इसका स्केल कुछ इस टाइप का बना हुआ होता है, इस तरीके से। यहाँ बीच में मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना, 7 की रेंज होती है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 14 होता है, ठीक है। तो 7 अपना न्यूट्रल पोजीशन होती है, यहाँ पर क्या होता है आपका न्यूट्रल, ठीक है। और जैसे जैसे पीएच की स्केल 7 से इस तरफ आती जाती है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरफ आपका, अभी मैंने बताया पीएच की वैल्यू क्या होती जाती है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा H+ डोनेट करेगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, पीएच की वैल्यू कम होगी। तो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे पीएच की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब आपका एसिडिक नेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे हम उस तरफ जाएंगे तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, या फिर हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, क्लियर है। तो इस तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उस तरफ आपका क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर जो रहेगा मोस्ट एसिडिक रहेगा, यहाँ पर मोस्ट एसिडिक, और यहाँ क्या रहेगा आपका मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक, या फिर इसे ऐसे भी बोल देते हैं मोस्ट एल्केली, मोस्ट एल्केली। एल्केली नेचर आपके बेसिक नेचर को ही बताता है, ठीक है। एल्केली का मीनिंग क्या होता है, आपका बेसिक नेचर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ पीएच की स्केल है, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होती है। वेरी मच एसिडिक या मोस्ट एसिड से आपका बहुत आपका मोस्ट बेसिक तक की रेंज रहती है, क्लियर है। तो सिंपली है पीएच स्केल, बाकी इसके बारे में डिटेल में तो हम पढ़ेंगे इसे आगे। तो थोड़ा सा इसको इतना ही आपको पता होना चाहिए कि पीएच क्या होता है।
पीएच स्केल का मीनिंग क्या है, किस रेंज में आपका पीएच एसिडिक ज़्यादा होगा, मतलब 7 से कम होता है तो वो एसिडिक रहेगा, इस तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो बेसिक होता जाएगा, ठीक है। और 7 पे एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपकी स्केल है, दैट इज पीएच स्केल। इसको एक बार आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने बात की एसिड और बेस के बारे में, ठीक है ना। एसिड और बेस के बारे में अपने को थोड़ा ही पता होना चाहिए, ज़्यादा कि फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, बाकी हम आगे तो पढ़ेंगे इसी। तो एसिड और बेस के बारे में हमने रिएक्शंस देखी कि हाँ कैसे मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, H2 गैस रिलीज होती है, मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन होती है, वाटर में अगर सॉल्यूशन बनाया जाए तो क्या होगा, एसिड H+ देंगे, बेस जो होंगे OH- देंगे, उनकी प्रॉपर्टी होती है। एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो H+ डोनेट करेंगे, बेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो OH- डोनेट करेंगे। उसी से हम क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या है, जनरली आपको थोड़ी सी बहुत पीएच स्केल के बारे में पता होनी चाहिए कि हाँ 0 से 14 की इसकी रेंज होती है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 0 से 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है, बस। और पीएच का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पीएच इक्वल टू -log H+। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रख लीजिए, आगे हमारे काम में आने ही वाला है। क्लियर है। चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।